गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको 1-2 महीने के बाद जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में बढ़िया से उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, है ना। क्या है, तो इसको ऐसा लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface in vacuum is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within the surface। इसका मतलब क्या हुआ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है ना, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ऐसा, इसको बोलते हैं फाई ई, ठीक है ना। फाई ई इक्वल टू, देखिए क्या है यहाँ पर, क्या हुआ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ऐसा होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अच्छा एक बात और भी है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस जो हो गया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, दैट विल पास थ्रू द एरिया डी एस, ठीक है ना। और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे सरफेस पे, देन इट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लूडेड विद इन द सरफेस। मतलब ये जो होगा ना, ये जो आएगा, दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, ओवर द क्लोज सरफेस। तो इसी को हमको प्रूफ करना है। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले, ये जो गॉस थ्योरम है, इसको प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको जाननी चाहिए, उसको अगर आप जानेंगे तो गॉस थ्योरम का जो सीरीज है ना, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। उस सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बढ़िया से डील कर सकते हैं। तभी हम लोग थोड़ा समझते हैं, इससे पहले हमको कुछ चीज़ जानना चाहिए। जैसे गॉस थ्योरम में हमने क्या क्या बताया, देखिए गॉस थ्योरम में मैंने बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कनेक्टेड है किससे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कनेक्टेड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एरिया से गुजरता है ना, अब एरिया से गुजरता है, यहाँ एरिया वेक्टर को भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ बातें जो है अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जरूरी क्यों है, कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका एक्सप्रेशन मिलता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, एंड इफ F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 चार्जेस, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, माने Q1 इंटू Q2, ठीक है ना। एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना। तो इसको जैसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है इस तरह से, यहाँ कैपिटल Q हो गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और यहाँ हो गया Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं F इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इंटू क्या हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये निकल गया फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, मतलब दो चार्ज के बीच में, दो चार्जेज है, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो आया है के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी के का वैल्यू है। के का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जैसे कोई अगर चार्ज है पड़ा हुआ, थोड़ा समझना है ध्यान से, जैसे देयर इज अ चार्ज Q, है ना, प्लेस्ड एट पॉइंट O इन वैक्यूम। तो क्या होगा, कोई चार्ज है ना, तो इसका एक अपना फील्ड होता है ना, इसका अपना एक फील्ड है जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट पड़ता है ना। ये चार्ज जो है किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि द चार्ज, द रीजन अराउंड चार्ज या द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से मान ली मैग्नेटिक फील्ड होता है कि द स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी experienced by another magnet or magnetic substance is called magnetic field. Similarly, we can define electric field, the space around a charge where its effect can be experienced by another charge is called electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ एक विशेष बात समझना ये है कि जैसे कोई चार्ज है तो किसी दूसरे कोई चार्ज ही रहेगा उस पर ही ना फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है ना, एक गिवन चार्ज है, ठीक है। और मान लेते हैं इसके कुछ, इससे कुछ दूरी पे एक, मान लिया एक पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं, मान लिया एक पॉइंट चार्ज, मान लिया Q0 है। Q0 जो है एक पॉइंट चार्ज है, इसको बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको बोल सकते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं कि हम ये जो गिवन चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि यहाँ कितना है और किधर है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जैसे अगर मान लिया, तो समझना है ध्यान से, कि अगर मान लिया Q0 चार्ज पे, Q0 टेस्ट चार्ज पे अगर मान लिया ये जो गिवन चार्ज है अगर ए फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये लगाएगा F/Q0, है ना। तो पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ये जो गिवन चार्ज है जितना फोर्स लगाएगा ना, उतना ही फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली ये बतलाता है ना कि कोई अगर चार्ज है तो उसके चारों तरफ कितना दूरी तक उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसके कितने रीजन तक, कितना स्पेस तक जो उसका इफेक्ट पड़ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बतलाता है कि इफेक्ट कितना पड़ रहा है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका गॉस थ्योरम में बार बार यूज होगा और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में भी यूज होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं वेक्टर ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की तरह, यहाँ भी वेक्टर का साइन देते हैं, यहाँ Q0 हो गया। तो ये जो निकल गया ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है फार्मूला। ठीक है, अच्छा यहाँ से नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे एक बात समझना है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये गिवन चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये जो गिवन चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो चार्ज है ना, ये वाला, ये जो रहेगा ये हमेशा जो रहता है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहता है ना। अब अगर एक वैल्यू अगर लेते हैं, जैसे अगर मान ली इसका लेते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे अगर ये अगर यहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा समझने की बात है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो जनरली क्या होगा या सिंपली क्या होगा, आप जानते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया हुआ है तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने के कारण बाहर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से एक रूल क्या बन गया कि अगर जो गिवन चार्ज है अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर गिवन चार्ज जो है अगर निगेटिव है तो क्या होगा, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, जो गिवन चार्ज है उसकी तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब कि अगर ये चार्ज अगर नेगेटिव अगर है तो क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, माने अंदर की तरफ होगा। तो ये बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, देखिए फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, है ना, और चार्ज का होता है कूलम, तो यहाँ बोलेंगे न्यूटन पर कूलम।
तभी हमने दो चीज जाना। पहला मैंने बताया कि फोर्स का क्या होगा, फोर्स का एक्सप्रेशन ए हो गया, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक विशेष बात और समझना है कि जैसे अगर मान लिया एक गिवन चार्ज यहाँ पर Q है जी, है ना, एक यहाँ पर गिवन चार्ज Q है, और यहाँ से एक खास दूरी पे, एक विशेष दूरी पे एक पॉइंट P है, और ये डिस्टेंस जो है ना मान लिया R है। ठीक है ना, अब हमें निकालना है ना कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग कि अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका फार्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, अभी मैंने बताया था कि F/Q0 हुआ था, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई गिवन चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज अगर मान लीजिए हम रख लेते हैं Q0 बोल देते हैं। अब हमें निकालना है ना कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स है ना, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए इसको इसके अनुसार क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q मैंने फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R²। ये कूलम्ब्स लॉ से हमने फोर्स निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ना इट विल बी F/Q0। तो देखिए F का वैल्यू कितना है, तो F का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q इंटू Q0 बाई R²। ठीक है, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, और नीचे कितना है Q0 है। तो देखिए 1/Q0 हमने लिख दिया, ये Q0 कट जाएगा। तो जानते हैं क्या हो गया, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया इसका वैल्यू निकल गया कितना, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिंपली, इसको बोलेंगे कितना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/R²। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका बार बार यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम में तो खैर इसका यूज होना ही होना है ना। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगला जो चीज़ हम लोग जानते हैं जो गॉस थ्योरम के लिए जो जरूरी है वो हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखिए क्या होता है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी छोटा सा अगर मान लीजिए एरिया है, जैसे ए है, ठीक है ना, छोटा सा एरिया जो है इसको हम लोग ds से डिनोट करते हैं। अगर बड़ा सा एरिया है तो क्या होगा, सिंपली एस लिखेंगे। तो कोई छोटा सा एरिया है और इस एरिया पे, या इसको ये जो छोटा सा एरिया है ना इसी को बोलते हैं एरिया एलिमेंट। तो इस एरिया पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर जो डालते हैं ना तो इस परपेंडिकुलर को ही इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया जो एलिमेंट है ना उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट वही हो जाएगा जो एरिया का होता है, मैंने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया वेक्टर को सिंपली ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, वेक्टर ds इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे ds इंटू एन कैप, है ना। ds जो हो जाएगा, ये जो ds जो हो गया ये मैग्नीट्यूड हो गया ऑफ एरिया, ये जो स्मॉल एरिया है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, तो ये एरिया वेक्टर को ds से डिनोट करेंगे, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ ds। तो एसआई यूनिट ऑफ ds हो जाएगा सिंपली मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगला चीज़ है जो हम लोग गॉस थ्योरम तक पहुंचने वाले हैं, जिसमें बोला जाता है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही चीज़ पे अब इसी चीज़ को आपको बढ़िया से समझना है। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो है ना आपका, ये कोई ज़रूरी नहीं केवल गॉस थ्योरम के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जो जितने सारे आपको सब टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाया अभी, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका गॉस थ्योरम है। ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए जैसे मेरे पास एक छोटा सा देखिए डायरी है, तो इसका कुछ एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 2 तरीका से समझा जाता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया से पास करता है, मैंने क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के बाद उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एन एरिया और क्रॉस थ्रू एन एरिया देन दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो सिंपली यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि जैसे देखिए यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ये छोटा सा एरिया मान लीजिए ds है,
और यहाँ पे हमने जो परपेंडिकुलर डाल दिया ये हो गया एरिया वेक्टर ds, है ना। अब इससे क्या होना, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। तो देखिए इस तरह से पास कर रहा है, ऐसे गया यहाँ पर और देखिए यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गया और यहाँ इस तरह से ऐसे निकल गया। यहाँ डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन जो है ये एरिया के पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का इंटेंसिटी जो है ना वेक्टर ई है। और मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है एरिया वेक्टर से एंगल थीटा बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है इसका थीटा। तो यहाँ ये जो एंगल है इस सिंपली दिस एंगल इज थीटा। तो क्या होगा ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका जो इधर कंपोनेंट हो जाएगा ds के अलोंग में, दिस विल बी e cos थीटा। इसका जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, e cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने क्या बोला था कि कोई किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपली डिनोट करते हैं फाई ई से, फाई ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, तो देखिए ये हो जाता है, देखिए ई कॉस थीटा इंटू डी एस, है ना। ई कॉस थीटा इंटू डी एस मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि छोटा सा एरिया है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेगा तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, बड़ा सा एरिया रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, है ना। तो दैट्स वाई दिस टू क्वांटिटीज हैव बीन मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, ठीक है ना। इसी को देखिए ऐसा लिखते हैं, ध्यान देना है, इसी को लिखेंगे क्या, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा। तो इसी को क्या होगा, आप ये जो क्या है मैंने ई हो गया, डी एस हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के रूप में आ गया। तो इसी को हम लोग ऐसा बोलेंगे, ये जो फाई हो गया, फाई वी विल बी रिटन एज वेक्टर ई एंड डॉट वेक्टर डी एस। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाला हो गया फार्मूला, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एक विशेष बात ये समझना है, एक बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए मेरे पास कॉपी है ना, तो एरिया वेक्टर यही समझ लीजिए, ये एरिया वेक्टर हो गया ds है और इस एरिया को बोलेंगे ds। इस तरह से मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इस पे मैंने अगर इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये जो परपेंडिकुलर जो मैंने डाला ना यही हो गया एरिया वेक्टर। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्रॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इससे क्रॉस कर जाएगा तो उसी कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। अब इमेजिन कीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से क्रॉस कर रहा है कि एकदम बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो एरिया वेक्टर इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है ना। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर मान ली इस तरह से रहेगा कि अगर इस तरह से जा रहा है, जैसे एरिया ऐसे है, एरिया वेक्टर इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से पास हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और ये जो एरिया वेक्टर है एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब अगर इस तरह से पास होगा जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ क्या हो गया, तो इससे तो क्रॉस हुआ ही नहीं, ये तो इस तरह से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ना, तो एंगल तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन इस एरिया से क्रॉस हुआ ही नहीं। तो इस एरिया से जब क्रॉस हुआ नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं। तो ऐसे भी न्यूमेरिकली भी अगर हम लोग देखते हैं तो क्या पता चलेगा कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। और दूसरी बात एक और कि जैसे ए है एरिया और ये एरिया वेक्टर हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे पास हो रहा है उल्टा डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के उल्टा डायरेक्शन में, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस समय क्या होगा, cos 180 डिग्री होता है -1, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरा तीनों चीज़ को आपको याद रखना चाहिए, इसका पूरा यूज होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ वापस आते हैं कि देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं इसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए क्या है, गॉस थ्योरम का हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये जो है जो स्टेटमेंट था इसी को प्रूफ करते हैं, एग्जाम में आपका आएगा, है ना। तो इसको एक मिनट, तो इसको हम लोग प्रूफ थोड़ा ध्यान से समझना है, जहाँ दिक्कत होगा फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक कोई चार्ज जो है ना, कोई चार्ज Q वैक्यूम में O पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो कोई चार्ज Q वैक्यूम में O पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो इमेजिन कीजिए जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे एक चार्ज Q पड़ा हुआ है, तो समझने की बात है कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, है ना, या R मान लेता हूँ दूरी, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा, यहाँ से R डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी वही होगा, क्योंकि चार्ज इज द सेम, डिस्टेंस इज द सेम, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द सेम, है ना। तो यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, दूसरे साइड में 10 सेंटीमीटर पे भी उतना ही होगा, नीचे भी उतना ही होगा, उतनी ही दूरी पे, आगे भी उतना ही होगा, पीछे भी उतना ही होगा। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस गिवन चार्ज विल बी द सेम, है ना। अब मान लिया, यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि यहाँ पे हमने चार्ज रखा है Q, और 10 सेंटीमीटर पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अच्छा, सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, है ना। तो जो स्फीयर बनेगा ना, ध्यान देना है, जो स्फीयर बनेगा दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ये क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है ना, कोई रियल सरफेस नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है, जहां के हर एक पॉइंट पे, जिसपे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो यहां हम क्या करते हैं, देखिए एक स्फीयर मैं बना रहा हूं यहाँ पे, है ना। सो देखिए एक स्फीयर यहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए अब हमने ऐसा इसको डिजाइन किया है कि जो चार्ज Q है ना, ऐसा मैं बना रहा हूं कि चार्ज Q जो है एग्जैक्टली जो है सेंटर पे हो, है ना। तो ये जो स्फीयर हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये स्फीयर है, ये बन गया स्फीयर, ठीक है। अब ये जो स्फीयर बना, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं ना, समझना है ध्यान से, कि यहां से हमने एक लाइन खींचा, ये डिस्टेंस मान लिया R है, और यहाँ पे ये जो सरफेस पे है ना, एक पॉइंट P हमने ले लिया, और इस जो पॉइंट P जहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं, इस एरिया को देखिए, इस एरिया का नाम दे देते हैं DS, है ना। और ये एरिया DS है। अच्छा, की विशेष बात और समझना, यहाँ पे चार्ज Q है, तो इस चार्ज Q से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। और एट द सेम पॉइंट पे मैंने DS जो एरिया जहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम एक फिर और परपेंडिकुलर डाल लेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा DS वेक्टर हो जाएगा। ये यहाँ DS एरिया है, DS एरिया एलिमेंट हो गया, और ये हो गया DS वेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ हम केवल DS वेक्टर दिखा रहे हैं, है ना, ताकि पिक्चर जो है साफ सुथरा रहे, ठीक है। यहाँ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझना है, इसको ऐसे लिखेंगे प्रूफ में कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज, let us consider a charge Q placed at the point O in vacuum में O पॉइंट पे चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। let us construct, जो भी मैंने समझाया वही चीज मैं आपको लिखा रहा हूं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस R, टेकिंग द पॉइंट O, टेकिंग द पॉइंट O एज सेंटर, है ना। O पॉइंट को सेंटर मान करके एक हमने स्फीयर क्रिएट किया। अब ध्यान दीजिएगा, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहां देखिए तो, कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P on the surface
इज गिवन बाय तो इस पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होगा? तो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ई इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, मैंने मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर अगर दे देते हैं वेक्टर आर कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आर कैप दे देते तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ दिखा दिए आर कैप, यानी आर कैप का डायरेक्शन किधर है, तो ये यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन है डीएस वेक्टर के अलोंग में, ठीक है। और ये मान लेते हैं इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। अब यहीं पे क्या करते हैं, इसी पॉइंट में ही पर इसी स्फीयर में पी पॉइंट पर ही एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट अस टेक an area element, let us take an area element at the point P, such that एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, जो भी हमने बताया था। देखिए एरिया एलिमेंट क्या है, ds है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया एलिमेंट जब लिए सच दैट, देखिए वेक्टर ds इक्वल टू क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ds इंटू एन कैप, है ना। ये हो गया, इक्वेशन हो जाएगा 2। यहाँ जो था आर कैप था, यहाँ एन कैप है। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर, आर कैप जो है ना यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ भी लिखेंगे कि वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एन कैप जो है ना यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ क्या करेंगे ना, देखिए समझना है यहाँ पे कि छोटा सा एरिया जैसे है, यहाँ पे स्फीयर के सरफेस पे छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा एरिया से यहाँ जो चार्ज है वहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, तो छोटा से एरिया से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पे कि नाउ, देखिए अब यहाँ से समझने की बात है बढ़िया से, नाउ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ds इज गिवन बाय, ठीक है। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना ऐसे लिखते हैं डी फाई लिखते हैं। फाई जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, डी लगा दिए मतलब छोटा सा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा वेक्टर ई, ध्यान देना है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, मतलब वेक्टर ए कितना, तो वेक्टर ई अभी हमने बताया था, देखिए कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर कैप है और डॉट ds कितना है, तो ds के लिखे हैं ds इंटू एन कैप है। तो यहाँ क्या करते हैं ना, देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो मैग्नीट्यूड वाला टर्म है एक साथ कर देते हैं, और जो वेक्टर वाला टर्म है ना यूनिट वेक्टर वाला, उसको एक साथ करते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाला टर्म में क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यहाँ क्यू बाई आर स्क्वायर ds, और यहाँ देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या, आर कैप डॉट एन कैप, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे पीछे क्लासेज में, अब एक बार रिमाइंड करेंगे आप, है ना। ऐसा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में ऐसा था ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यही है ना। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये जो आर कैप है और एन कैप जो है ना यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए आर कैप डॉट एन कैप जो होगा ना, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, एन कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अच्छा, कॉस कितना डिग्री हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, डायग्राम में थोड़ा हम लोग देखते हैं कि जिधर आर कैप का डायरेक्शन है ना, उधर ही एन कैप का डायरेक्शन है। देखिए एन कैप का भी डायरेक्शन को भी मैं इसमें दिखा देता हूँ। एन कैप का डायरेक्शन यहाँ ऐसे, यहाँ लिख देते हैं एन कैप, है ना। मैंने आर कैप और एन कैप दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जब 0 डिग्री हो गया तो क्या होगा, यहाँ
यहाँ हो जाएगा कितना 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब क्या आ गया 1। इसका मतलब कि ये जो है वैल्यू इसका हो गया 1 वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब ये जो निकला ना, यहाँ ये जो निकला इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू DS इंटू 1। तो ये जो निकल गया ना, ये हो गया इक्वेशन 3 आपका, है ना, ये हो गया इक्वेशन 3। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, यहाँ हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने निकाला क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना। इसके बाद फिर हमने निकाला एरिया वेक्टर, फिर हमने निकाल दिया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा सा एरिया से निकाले, लेकिन हमको क्या निकालना है, गॉस थ्योरम में क्या बोला गया है, गॉस थ्योरम में ये बोला गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ ये लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है ना, हम लोग छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल चुके थे। तब यहाँ नीचे लिखेंगे फाइनली द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, ठीक है ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड स्फीयर, जो स्फीयर हमने अभी कल्पना किया था गॉसियन सरफेस, है ना, थ्रू द क्लोज्ड स्फीयर इज गिवन बाय, ये कितना हो जाएगा, इज गिवन बाय। तो क्या करेंगे ना, मालूम है, देखिए जो आया है इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए डी फाई, सिंपली ये बता रहे हैं कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाई आ जाएगा, फाई हो जाएगा डायरेक्टली। तो क्या होगा, देखिए फाई इज इक्वल टू, तो जो आया है उसको इंटीग्रेट कर दिए, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आया है, तो आया था देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर DS। तो हो जाएगा देखिए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाई R स्क्वायर इंटू DS। तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, तो कांस्टेंट टर्म हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है पूरा का पूरा। चार्ज कांस्टेंट है, मैंने छोटा सा एरिया में निकाले चाहे पूरा में निकाले, चार्ज तो घट बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, रेडियस भी हर जगह कांस्टेंट है ना। और इंटीग्रेशन तब किसका होगा, सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल DS का पूरे सरफेस पे, इसलिए हमने दिया है। तो क्या होगा मालूम है, ये हो जाएगा आपका पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और ये देखो यहाँ एक विशेष बात अब समझना है, यहाँ देखिए ये जो है ना पूरा स्फीयर है ना, ये जो है स्फीयर है, जो गॉसियन सरफेस है पूरा स्फीयर है। तो स्फीयर का ये जो स्फीयर के ऊपर में छोटा सा एरिया हमने DS लिया था, उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो पूरा स्फीयर कवर कर लेगा। तो पूरा स्फीयर जब कवर करेगा तो क्या होगा, तो पूरा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये होता है 4 पाई R स्क्वायर, नीचे 1 दे देते हैं सपोर्ट के लिए, है ना। यहाँ से क्या होगा 4 कट गया, पाई कट गया। अच्छा, R स्क्वायर भी कट गया, तो क्या बच गया, तो ये आपका बच गया कितना 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ये हो गया आपका, ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।